हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग चलिए सचिन सर के नोट्स का 2023-24 में जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, आप देखिए अब बहुत जल्द जून स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। एक महीना आपके पास बचा है, इसलिए हम सचिन सर का नोट्स आप सभी के लिए खरीदे हैं और आप सभी को वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जिन भाई बहन को PDF चाहिए दोस्तों, वो अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कीजिए कमेंट में, आपको हम PDF भी उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 1 का CDP 100 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर्स 100 क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का थ्योरी करवा दिया गया है दोस्तों। आप लोग उस थ्योरी को जाके प्लेलिस्ट में देखिए, जुलाई 2023 करके प्लेलिस्ट है। उसके बाद दोस्तों आप एक 50 मिनट का वीडियो रहेगा, आप 100 क्वेश्चन तब लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों जो 2023 में पूछा गया है दोस्तों, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अलग अलग है दोस्तों। 500 क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब पर पार्ट में 100 क्वेश्चन हम करवा देंगे दोस्तों। आप लोग देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 91 चैनल है दोस्तों, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए दोस्तों। पार्ट 1 आज का वीडियो रहने वाला है दोस्तों, 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। CDP का ये क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद EVS आपको करवाया जाएगा, थ्योरी पहले करवाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको फिर इसका भी प्रैक्टिस सेट सोशल जो प्रीवियस ईयर 2023 में आया है उसका एक घंटा का 100 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हर एक पार्ट का करवा दिया जाएगा दोस्तों। बस आप सबों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर दोस्तों, पार्ट 1 ये वीडियो है, 100 क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। आप लोग आराम से देखिएगा क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, थोड़ा कलर को चेंज करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 1 बोला गया है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का समय कौन सा है? तो आपका किशोरावस्था है दोस्तों। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का समय कौन सा है? तो किशोरावस्था है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है दोस्तों? चलना और दौड़ना के लिए दोस्तों। देखिए स्थूलगामक कौशल का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए ग्रॉस मोटर स्किल इसे बोलते हैं दोस्तों। फाइन ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं सूक्ष्म कौशल को दोस्तों। ये है ग्रॉस मोटर स्किल, इसलिए आप स्थूल कौशल इसे बोलते हैं। इसका हिंदी स्थूल कौशल स्थूलगामक कौशल होता है दोस्तों। इसलिए इसमें बड़ी बड़ी मांसपेशियां का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और सूक्ष्म गामक में जैसे अंगुली हुआ, मतलब छोटी बॉडी का छोटा पार्ट उसमें चलता है दोस्तों फाइन मोटर स्किल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सा है दोस्तों? परिवार। आपका समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन? परिवार। चलिए हम लोग फास्ट खींचते हैं, रिविजन के तौर पर ये वीडियो है दोस्तों। यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार, सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? जीवात कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवात सोच दोस्तों, इसे हम एनिज्म कहते हैं। अभी कथन ये देखना है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। कारण देखिए, जिन प्याजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प कौन है दोस्तों? तो आपका दोनों सही है दोस्तों। आर्य का सही स्पष्टीकरण भी है दोस्तों, सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों की जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण दोस्तों? तो पार का। किसका उदाहरण दोस्तों? ध्यान दीजिए, संकेतों एवं अन्य तरीकों से बच्चों के द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना। यहाँ पॉइंट पकड़िए दोस्तों, इसी को हम लोग स्केप फोल्डिंग, पार या ढांचा कहते हैं दोस्तों। देखिए अंग्रेजी में देखिए स्काइप फोल्डिंग करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रयोग प्रस्तावित करता है दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम। कौन प्रस्तावित करता है दोस्तों? सहयोगात्मक अधिगम। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है दोस्तों?
तो परंपरागत चरण है दोस्तों। चलिए फिर से देखते हैं, कन्वेंशनल लेवल है दोस्तों। देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा से कार्य करता है, तो परंपरागत चरण में दोस्तों। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा होती है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसा होता है दोस्तों? विद्यार्थी केंद्रित है। किस तरह होता है? स्टूडेंट केंद्रित दोस्तों, मतलब विद्यार्थी केंद्रित होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए दोस्तों? पारस्परिक बुद्धि दोस्तों, मतलब इंट्रापर्सनल दोस्तों। क्या होगा? इंट्रापर्सनल। देखिए, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होगी? पारस्परिक बुद्धि दोस्तों। इसे हम लोग अंतर व्यक्तित्व कहते हैं, मतलब इंट्रापर्सनल कहते हैं दोस्तों, मतलब दूसरे के भावना को समझना दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? बच्चों की मातृभाषा का। किसका करना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा का। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगा। माँ का जवाब क्या दिखाता है? माँ का जवाब लिंग रूढ़िवादिता दिखाता है दोस्तों। लिंग रूढ़िवादिता मतलब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिखाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना दोस्तों, ये क्या होता है? अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा या सुशासन देगा? नहीं दोस्तों, ये गलत है। बच्चों को नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना हो जाएगा दोस्तों बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना दोस्तों। ये निगेटिव सेंस है दोस्तों। बच्चों को वर्गों में नहीं बांटा जाता है दोस्तों, और हीनता भावना से भी नहीं देखा जाता है। चलिए हम लोग 14 नंबर चलते। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं दोस्तों? सतत और व्यापक के क्या मायने देखते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी को एक दूसरे की तुलना करना, तुलना तो हमेशा नेगेटिव होता है दोस्तों। तो केवल देखिए, काटिए, साल के अंत में बच्चों के मूल्यांकन तो कभी करना नहीं दोस्तों। पदोन्नति के बारे में बोल रहा है दोस्तों, ये तो एकदम निठा गलत है दोस्तों। दूसरा देखते हैं। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन असेसमेंट पहलुओं को शामिल करना एकदम सत्य है दोस्तों, 100% सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा दोस्तों? तो रचनात्मक मूल्यांकन दोस्तों। किस तरह का मदद मिलेगा? रचनात्मक मूल्यांकन का मदद मिलेगा दोस्तों। जैसे देखिए, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा? रचनात्मक मूल्यांकन दोस्तों। मतलब इसका हो गया दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों। क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट करने में टीचर को आसानी होगा दोस्तों कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं उसके बारे में चेक करना, उसमें सुधारना दोस्तों। फिर देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम को सुशायित करने के लिए एक शिक्षिका क्या करना चाहिए दोस्तों? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित और सीधा नेगेटिव वाला दोस्तों। छात्रों में प्रतिस्पर्धा तो कभी कराना ही नहीं चाहिए दोस्तों। विषय वस्तु को रटने तो कभी बोलता ही नहीं है दोस्तों। सीडीपी में संपत्तियों को समझ के महत्व को देना दोस्तों। संपत्तियों में समझ के महत्व को देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास का क्रम है दोस्तों। बच्चों के विकास का क्रम देखिए, अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं दोस्तों, ये गलत है। मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सही है दोस्तों। फिर देखिए, पैर से सिर नहीं, सिर से पैर की तरफ होता है दोस्तों, ये भी गलत है। पैर से केंद्र से पैर की ओर होगा दोस्तों, ये भी गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 दोस्तों, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष दोस्तों, 2 से 6 वर्ष के एज में ये होता है दोस्तों। फिर से देखिए एक बार, संवेदी कामक अवस्था दोस्तों 0 से 2 वर्ष, मूर्त संख्या 7 से 11 वर्ष दोस्तों, अमूर्त दोस्तों 11 प्लस दोस्तों 18 वर्ष के दोस्तों एडोसल्स प्रक्रिया करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं?
प्री ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों इसे बोलते हैं। किस अवस्था में बच्चे तो वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनशील है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 6 वर्ष के उम्र में ये बच्चे में होता है दोस्तों। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या हुआ दोस्तों? एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील कक्षा में एक अधिगम क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। एक सरल प्रक्रिया नहीं है, गलत है। और केवल तो औपचारिक हो ही नहीं सकता, परीक्षा प्रतिबंधात्मक, ये भी गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता, ये गलत है दोस्तों। पुनरुत्पादन और याद, ये भी गलत है। याद करने तो बोलता नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना दोस्तों, ये आपका सत्य है। अब पूरे देश में बच्चों की तुलना तो कभी करना ही नहीं दोस्तों, मापदंड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रतिभावान विद्यार्थी क्या होता है? प्रतिभावान विद्यार्थी दोस्तों जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करता है दोस्तों। एकदम सही है दोस्तों, 100% सही है ये अपने आयु स्तर के नीचे प्रश्नों का हल करने में असमर्थ, ये गलत है दोस्तों। सरल और असमान कार्यों को चुनने में, ये भी गलत है। मूल बातों की सहज समझ का अभाव, ये भी गलत है। अभाव में अभाव होता है दोस्तों, समझने की क्षमता होता है। विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए दोस्तों? उन्हें दिए गए उदाहरणों को सामान्य गुण की खोजने के लिए कहीं, ये भी गलत है दोस्तों। उदाहरणों से नहीं समझना, उन्हें संप्रदाय से संबंधित तो गैर उदाहरण तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें दोस्तों। नए संप्रदाय का यही मकसद है दोस्तों। नई जानकारी पूछने के ये भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण दोस्तों? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरत है। सही है दोस्तों, यही है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय समझ बनाने के लिए जरूरी है दोस्तों। दूसरा देखिए ऑप्शन, मुझे शिक्षक द्वारा दंड, ये तो गलत है। दंड तो कोई देना नहीं। मुझे प्रतियोगिता के प्रथम स्थान, ये भी गलत है दोस्तों। मुझे अपने साथियों और प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है दोस्तों? परिवर्ती सोच नहीं रखता दोस्तों, वह परिवर्तित सोच नहीं रखता। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे का इसका क्या कारण होता है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाती है दोस्तों, यही कारण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चा बहुत कम एज का इसलिए नहीं रख पाते दोस्तों। कोहल वर्ग के किस चरण के व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक से स्वच्छ चुने वे नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जा सकती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, फिर देखिए, कोहल वर्ग के किस चरण से व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्वच्छ चुने वे नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? सामाजिक अनुबंध विन्यास नहीं होगा दोस्तों। सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिनय तो लेवल 6 में होगा दोस्तों। लेवल 6 दोस्तों। कोहल वर्ग के स्तर 3 है दोस्तों। लेवल 6 दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए। सीडीपी का जो थ्योरी हम करवाए हैं 3 पार्ट में है दोस्तों। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट किया गया। 3 घंटा 3.5 घंटा मानिए दोस्तों। उसको आप पूरा 1 से 2 बार देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप अपने से खुद डील कर लीजिएगा दोस्तों, खटाखट बनाइएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत दोस्तों, क्या है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत दोस्तों? ऑप्शन 4 है, ये आपका नहीं होगा दोस्तों। सॉरी, गलती से ये टिक लग गया दोस्तों, ये आपका नहीं है, ये गलत है। ये लेवल 5 में दोस्तों। यहाँ बोला क्या? कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हुए कि सही कार्रवाई विवेक के स्वच्छ चुने हुए नैतिक सिद्धांतों में परिभाषित किया जाए तो होता है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिनय दोस्तों, आपका 4 नंबर होगा दोस्तों। चलिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है दोस्तों? बच्चों के विविध जरूरतों को पता लगाना और उनका ख्याल रखना दोस्तों, समावेशी कक्षा की ये भूमिका है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों? हर विद्यार्थी को स्वीकारना और सम्मान देना, सही बात है दोस्तों। सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। संतुलन सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी सही है। और प्रत्यक्ष निर्देश देना, ये भी गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों को सुशायत और लचीलापन देना दोस्तों, इसलिए 1, 3 और 5 है दोस्तों आपका।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करें, मतलब जिसको दिखा नहीं दे रहा है दोस्तों। देखिए, विभिन्न तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। कई प्रकार के स्पर्शीय, मतलब जो आंधर है दोस्तों उसको छुए में पढ़ना पड़ेगा। हस्त कौशल, देखिए दृश्य मतलब देखना होता है दोस्तों, देख के तो अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता है दोस्तों, इसलिए स्पर्श और हस्त कौशल मतलब हाथ से छू के दोस्तों उपयोग करना चाहिए। ये आपका 100% सही है दोस्तों। वस्तु सी मूल्क फिल्म, ये भी नहीं होगा दोस्तों। बहुत सी संचरित वर्कशीट, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अंतक्रिया मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है दोस्तों? सौलीनता का। किसका है? सौलीनता का। फिर से देखिए, सामाजिक अंतक्रिया सोशल इंटरेक्शन दोस्तों और मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है दोस्तों? ऑटिज्म का दोस्तों। सौलीनता उसे बोलते हैं, ऑटिज्म को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है दोस्तों। तो सृजनात्मकता क्या हुआ दोस्तों? क्रिएटिविटी दोस्तों, क्रिएटिविटी। मतलब शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देती है, सृजनात्मकता दोस्तों। मतलब जो इच्छा है वो बने। रटना तो ये सब नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों? शारीरिक कौशल पर करना चाहिए दोस्तों, सामाजिक कौशल पर करना चाहिए, सृजनात्मक क्षमता पर करना चाहिए, संवेदनात्मक कौशल पर दोस्तों, अमूर्त पे नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये एडोसेल्सन मतलब 18 वर्ष की उम्र में होता है दोस्तों। आपका 1 से 4 तक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना है दोस्तों। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जानकारी और भंडारण का उपयोग करना, ये गलत है दोस्तों। अन्वेषण मतलब नए ज्ञान को खोज, अंतःक्रिया द्वारा खोज की प्रक्रिया। आपका 100% यही सही होगा दोस्तों। इनाम ये सब गलत है। बेरन ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं होगा दोस्तों, सजा भी नहीं होगा, दंड भी नहीं दिया जा सकता। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, इसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये पाठ कहलाता है दोस्तों। इस मतलब एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है लेकिन साथ मिलकर काम करती है, मतलब उसको मदद दे देती है, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कर लेती है? पाठ दोस्तों। इसे ही हम लोग स्केप फोल्डिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अभिकथन है। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के उदाहरण शामिल करती है। सही बात है दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आर भी सही है दोस्तों, ये और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। चलिए, निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। समस्या की सही से पहचान करना, ये गलत है दोस्तों। बाधा उत्पन्न करना दोस्तों, ये आपका सही है। हमको निगेटिव खोजना है दोस्तों। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये भी आपका सही है। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना दोस्तों, ये भी आपका सही है। लेकिन निगेटिव का आंसर आपका ये है दोस्तों। निगेटिव का आंसर निगेटिव में जाएगा दोस्तों। आप मतलब वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। मतलब बाधा उत्पन्न दोस्तों, निगेटिव का निगेटिव होगा दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है। विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता। गलत है दोस्तों, नहीं दर्शाता। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तब उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। आर सही है दोस्तों, दोनों गलत है दोस्तों। ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि देखिए फिर से देखिए, विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता का प्रतीक नहीं है दोस्तों, ये सफलता का प्रतीक है, ये गलत हो गया। अब बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार नहीं दोस्तों। बच्चों को खुद से सोचने की क्षमता नहीं है तो कैसे? ये भी गलत है दोस्तों, ये भी निगेटिव पूरी गलत है दोस्तों। कौन सा भाव नहीं है? देखिए निम्नलिखित में कौन से भाव नहीं है? तो स्मृति भाव नहीं है दोस्तों। क्रोध आपका भाव है, प्यार आपका भाव है दोस्तों, भय भी आपका भाव है, लेकिन स्मृति ये आपका मेमोरी क्या भाव? कुछ भाव नहीं है दोस्तों, यही आपका नहीं है, निगेटिव है दोस्तों, गलत है। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? प्राथमिक
प्राथमिक शिक्षा अपने विद्यार्थियों को आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करना। ये गलत है दोस्तों, हर एक विद्यार्थी की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आदत पकड़ लेगा दोस्तों। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करना, ये भी दंडित भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को प्रतिस्पर्धा विद्यार्थी में कभी नहीं करवाना चाहिए दोस्तों, एक दूसरे कभी नहीं लड़ना चाहिए दोस्तों कि ये वो तुम तेज है वो तेज है। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करना, ये होगा दोस्तों। मतलब उसे इस तरह से कहानी सुनाना है कि उसको लगे कि हाँ और सीखें, मतलब बहुत अच्छा लगे दोस्तों फीलिंग में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखिए, बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या करता है? बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता दोस्तों, गलत है। बाधा डालता, ये भी गलत है। से संबंधित नहीं, ये भी गलत है। तो अधिगम को सुसाधित करता है। सीधा ऑप्शन से छांट के आप पकड़ लीजिए दोस्तों, क्या करते हैं? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है दोस्तों? योग्यता की कमी नहीं होगा दोस्तों, पर्यावरण कारक भी नहीं होगा, कोशिश की कमी, कोशिश ही नहीं किया दोस्तों, इसीलिए उसकी प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। कठिन भाग, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए देखते हैं, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है दोस्तों? अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ नहीं दोस्तों, ये तो इससे तो मदद करेंगे तो अच्छा होगा दोस्तों। निराशा की भावना, यही होगा दोस्तों। आपका निगेटिव है तो निगेटिव का आपका आंसर 2 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। गैलरी देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? सवाल नहीं पूछ सकते, उसके बारे में पूछा दोस्तों। विद्यार्थियों के प्रश्न के उत्तर पूछने पर मुख्य उद्देश्य उनके परीक्षण करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य परीक्षण नहीं दोस्तों, विद्यार्थियों को सवाल पूछने का संदर्भ में उसे परीक्षण करना मतलब उसे जांचना नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है। यही निगेटिव है दोस्तों, नहीं का मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सही है उसको देख सकते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थी को समालोचना चिंतन में मदद मिलती है, सही बात है दोस्तों। विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, 100% सही है दोस्तों। वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित होता है उच्चतम श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देता है, ये भी बात सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति के सही युग में है दोस्तों? चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार, लंबी अवधि की फिल्म दिखाना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। लंबी अवधि की फिल्म नहीं दिखा सकते हैं। सौलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या दोस्तों, आपका यही सही है दोस्तों। क्या बोला गया, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग क्या होता है? सौलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या, आपका वही 2 सही है दोस्तों। पठन विकल्प जटिल तो बनाना ही नहीं दोस्तों, लचीला बनाना है। मूल्यांकन केवल मौखिक तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, मूल्यांकन तो कर ही नहीं सकते। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को डैश की भागीदारी की आवश्यकता होती है दोस्तों। प्रभावी अधिगम के लिए सक्रिय मतलब एक्टिव रूप से दोस्तों, किस तरह से? एक्टिव रूप से दोस्तों, सक्रिय विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए हम लोग फास्ट थोड़ा खींचते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? बहुविषयवाद और समग्र शिक्षा दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? विकासात्मक परिवर्तन दोस्तों वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों की परस्पर क्रिया होती है दोस्तों। विकासात्मक क्या होता है? वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया होता है दोस्तों, विकासात्मक परिवर्तन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल दोस्तों? समझ रहे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में पूछते हैं। किसके बारे में? ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में पूछते हैं। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, ये दोस्तों फाइन मोटर स्किल के बारे में हो जाएगा, मतलब छोटा उंगली काम करेगा तो कागज को आड़ा टेढ़ा मेढ़ा झिकझैक करना, ये भी फाइन स्किल मोटर हो जाएगा दोस्तों। धागे को मिल तोड़ना, ये भी फाइन स्किल मोटर में हो जाएगा। खंबे की तरफ फुटबॉल से लात मारना, तो ये आपका स्थूल ज्ञानात्मक कौशल होगा दोस्तों, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल होगा दोस्तों आपका 4 नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास में डैश से डैश की ओर बढ़ता है दोस्तों। बच्चे के विकास केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। किस तरह बढ़ता है? तो केंद्र से बाहर की, सेंट्रल से एक्सट्रीमिलिटी से दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? केंद्र से बाहर के बच्चों का विकास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। कारण जानिए, परिवार बच्चों का समाजीकरण का प्राथमिक कारक है दोस्तों। दोनों से ए और आर दोनों से आर एक से स्पष्टीकरण भी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सिखानी चाहिए दोस्तों? उसे सांकेतिक प्रतिनिधित्व दोस्तों क्या करना, सिंबॉलिक, देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, मतलब सांकेतिक प्रतिनिधिकरण दिखाना दोस्तों। देखिए जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे में सिखाना चाहिए दोस्तों? सांकेतिक प्रतिनिधिकरण दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं की श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं दोस्तों? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। कितने, ये इसका एज होता है 7 से 11 वर्ष एज दोस्तों। इसका होता है 0 से 2 वर्ष। इसका दोस्तों पूर्व संक्रांत 2 से 6 वर्ष दोस्तों। औपचारिक का तो जानिए रहे प्लस 11 वर्ष दोस्तों, एडोलसेंस बोलते हैं इसे, फॉर्मल ऑपरेशनल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, डैश का प्रयोग जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। तो डैश का प्रयोग जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है दोस्तों। तो स्कीमा मतलब फोर स्काई फोल्डिंग स्कीमा का निर्माण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा टिट फॉर टैट मानसिक के आधार पर जांचती है। तो लॉरेंस कोल्बर सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रंजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास किस स्तर पर है दोस्तों? ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक पूर्व परंपरागत स्तर दोस्तों, मतलब 2 से 6 वर्ष के बच्चा में दोस्तों, 2 से 6 वर्ष के बच्चा में दोस्तों हो जाएगा। जैसे को तैसा बोलते हैं इसको दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह से पार प्रदान करते हैं दोस्तों? उस प्रश्न का आधार समाधान कर प्रस्तुत करके दोस्तों। आपका यही सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 55 देखिए, सिद्धांतवादी और उसके द्वारा प्रतिपादित विचार को सही युग में चुनिए। तो सिद्धांतवादी कौन? उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग में। तो लेव की सांस्कृतिक उपक्रम दिए दोस्तों, एकदम सही है दोस्तों। हार्वर्ड गाना जी घटक गलत है दोस्तों। जिन प्याजे पार नहीं दिए दोस्तों, ये भी गलत है। और लॉरेंस कोल्बर संज्ञानात्मक परिपक्वता ये भी नहीं दिए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा किसे सुमनंत करता है? एक प्रगतिशील कक्षा किसे सुमनंत करता है? ज्ञान सृजन की चाह दोस्तों। किसे कहता है? ज्ञान सृजन की चाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है दोस्तों? तो उसे शारीरिक गति संवेदी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बॉडी काइनेथेटिक कहते हैं दोस्तों, मतलब शारीरिक गति संवेदी है दोस्तों। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? तो शारीरिक गति बुद्धि दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। तो वह प्रत्यक्ष किसकी प्रस्तुति कर रहा है दोस्तों? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर क्षमता सशक्तिकरण का नहीं कर रहा, जेंडर समानता भी नहीं कर रहा, जेंडर पक्षपात कर रहा दोस्तों। सिर्फ बॉय से ही पूछ रहा है, लड़की से नहीं पूछा दोस्तों। इसलिए आपका 3 होगा दोस्तों। अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं किसका परिणाम है दोस्तों? अधिगम दर में व्यक्तिगत भिन्नता दोस्तों आनुवंशिकता और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पर दोस्तों आपका अधिगम व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है दोस्तों। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है दोस्तों? आकलन मानकीकृत निगेटिव वर्ड है दोस्तों। रचनात्मक देखते ही काटिए आप लोग, केवल है यहाँ पे इसलिए काटिए, रचनात्मक नहीं दोस्तों। मानदंड संदर्भ ये भी आपका निगेटिव है, तुलना कर रहा है, 2 निगेटिव है दोस्तों। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों के 100 आकलन को भी प्रेरित करना, आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बशर्त देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग में सही मिलान करना। तो शेषवावस्था बच्चा तर्क को लागू, गलत है दोस्तों। शेषवावस्था बच्चा तर्क को लागू नहीं करता, वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझता है, देखता है। तो पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक तार्किक सोच, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। इसमें दोस्तों संरक्षण का गुण सिर्फ आता है, निगमनात्मक तार्किक सोच नहीं आता, ये मूर्त संक्रियात्मक आता है। मूर्त वर्गीकरण और संरक्षण का ये आ जाएगा दोस्तों। आपका 7 से 11 वर्ष के बच्चे में ये गुण आता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बशर्त देखिए निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की विशेषता पूछा है दोस्तों। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करता नहीं, गलत है दोस्तों, नियंत्रित नहीं करता है। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होता नहीं दोस्तों, भागीदारी न्यूनतम नहीं होता है। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों के मूल्यांकन करना, मतलब गतिविधियां के कार्य करते समय बच्चों को देखना, उसको चेक करना दोस्तों कि क्या उसमें कमी है, कहाँ उसको सुधारना है, वो देखना दोस्तों प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, गलत है दोस्तों। एक वर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, फिर देखिए आपका यही हुआ तो सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। चलिए
योग्यता क्रम से भी नहीं दोस्तों, रैंक तो देना ही नहीं दोस्तों, निगेटिव वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास विधि अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक है दोस्तों? तो कार्य की प्रशंसनीयता, मूल्य और प्रमाणिकता। मूल्य और प्रमाणिकता तो कभी कम करना ही नहीं दोस्तों, आसपास खतरों को विकर्षण को कम करना, ये बात सही है दोस्तों। क्या बोला, कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होता है? तो आसपास के खतरों और विकर्षण को कम करना दोस्तों, यही आपका होगा दोस्तों। प्रतिबद्धता तो ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 65 विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों? बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए दोस्तों, बच्चों को पूर्व ज्ञान के अनुभव को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए दोस्तों? खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारित चिंतन शामिल दोस्तों। क्या बोला, खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारित चिंतन शामिल हो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा में मानकीय पाठ्यक्रम नहीं होगा, रूढ़िबद्धता भी नहीं होगा, विविधता और स्वीकृति होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुविधा वंचित समूह में आने वाले विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानना चाहिए। सत्य दोस्तों, पाठ्यचर्या के अभिकल्पना औसत विद्यार्थी में ध्यान में रखकर करनी चाहिए। दोनों सही है दोस्तों, आपका क्या होगा? दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है दोस्तों। ए और आर दोनों सही थे, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं कर रहा दोस्तों। कैसे नहीं कर रहा ये भी जानिए। देखिए यहाँ बोल रहा सुविधा वंचित समूह में आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनकी सामाजिक संस्कृति संदर्भ को जाना चाहिए। सही बात है दोस्तों, लेकिन पाठचर्या को अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए दोस्तों, गलत है। गलत नहीं है, मतलब व्याख्या दोनों का अलग अलग सेंटेंस है दोस्तों, व्याख्या नहीं कर सकते, एक दोनों को मैचिंग नहीं है दोस्तों। पठन विकल्प किस प्रकार की विकलांगता को दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है अधिगम विशिष्टता दोस्तों, मतलब स्पेसिफिक लर्निंग को दर्शाता है दोस्तों। पठन विकल्प किससे दर्शाता है? अधिगम विशिष्ट को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है दोस्तों? बाधित विशिष्ट लक्षण विकार, स्वलीनता विकार पूछा दोस्तों, तो बाधित संप्रेषण का दोस्तों लक्षण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूर्ति कैसे की जा सकती है? फिर से देखिए, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति कैसे की जा सकती है दोस्तों? तो मानकीकृत से तो होगा ही नहीं दोस्तों, केवल देखते काटे विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों उपेक्षा तो कभी करना ही नहीं बच्चे से दोस्तों। श्रेणीबद्ध और कठिनाई के कार्य देकर दोस्तों, कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति कैसे की जाती है? श्रेणीबद्ध और कठिनाई के कार्य देकर दोस्तों। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो संयोजित के रूप में, तो ऑर्गेनाइज, मतलब अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियाँ। अध्यापक इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए दोस्तों? इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों को तर्क जानना चाहिए दोस्तों, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क को जानना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट दोस्तों। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझते हुए इनमें से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थियों को सीखने के लिए तत्परता दोस्तों, आपका सही है। तो विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी सही है दोस्तों। विद्यार्थियों के द्वारा चयनित अधिगम श्रेणियों, तो ये भी आपका सही, मतलब तीनों सही है दोस्तों, 1 2 3 सही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियाँ के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है दोस्तों, तार्किक चिंतन को दोस्तों। किसी तरह तार्किक चिंतन नहीं दोस्तों, तार्किक चिंतन को दोस्तों और वैज्ञानिक तर्क को दोस्तों, दोनों को बढ़ावा देना चाह रहा है। किसी तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक तर्क को दोस्तों, मतलब 1 और 2 आपका होगा आंसर दोस्तों। कंठस्थित ये सब गलत है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन निम्नलिखित में अध्यापक द्वारा अपनाए गए कौन से विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देता है दोस्तों? तो आपका व्याख्यान विधि सक्रिय भूमिका को कम महत्व, ये दोस्तों निष्क्रिय है दोस्तों, ये निगेटिव वर्ड है। और पूछता है ये पॉजिटिव है, चर्चाएं पॉजिटिव, खोज अन्वेषण दोस्तों, ये सब पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बच्चे को स्वेच्छा से अपने आंतरिक खुशी के लिए काम करने की प्रेरित करना चाहिए। सही बात है दोस्तों। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है, नहीं है दोस्तों, दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि
ऊपर कुछ बोल रहा है, नीचे कुछ और बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है दोस्तों? तो कार्यात्मक स्थिरता को दोस्तों, कार्यात्मक अस्थिरता मतलब फंक्शनल फिक्सनेस को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79। तो एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है, यह योग्यता को अस्थायी मानता है, यह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह विचारा किस स्थिति को जन्म दे सकता है दोस्तों? ये अधिगम सहायता को अधिगम और सहायता को जन्म दे सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 80 देखते हैं। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों की सफलता से प्रति चिंता पैदा। गलत है दोस्तों, चिंता तो पैदा करना ही नहीं दोस्तों। उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करके दोस्तों। आपका दोस्त सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है, इसको जानना है। किसी घटना को घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या तो करना ही नहीं दोस्तों, युक्तियों के प्रयोग करके समझ की व्याख्या, ये भी गलत है दोस्तों। मुक्त ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जाना दोस्तों, आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश इस्तेमाल के विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है दोस्तों। तो सामाजिक के इस्तेमाल में विद्यार्थियों के उपलब्धि में सहयोग और वृद्धि होने की संभावना है दोस्तों, सहयोग और वृद्धि होने। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा दोस्तों? तो देखिए, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित तो सही है दोस्तों। विकास केवल अनुवांशिक, गलत है दोस्तों। इन्वायरमेंट होता है दोस्तों, केवल अनुवांशिक में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का परस्पर गुणन है दोस्तों। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, सही है। विकास गति व्यक्तिगत होती है, विकास गति व्यक्तिगत, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, तो वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, ये सही है दोस्तों। ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, ये ही गलत है दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए। क्रमिक करने के कार्य देना चाहिए, ये बात से। मूर्त संसाधन देना चाहिए, ये भी सही है बात दोस्तों। चलिए हम लोग एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया और संवाद को बढ़ावा देती है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम दोस्तों केवल एक ही सही, 1 नंबर आपका सही। अंतःक्रिया और संवाद को बढ़ावा देते हैं। तो शिक्षक अधिगम करता हूँ एक तरफा प्रशासन के रूप में, ये गलत है दोस्तों। एक तरफा कभी नहीं होगा, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, केवल अधिगम करता हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86। बाल विकास क्षेत्र में हाल ही में सिद्धांत यह सुझावित करते हैं सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है अनुवांशिक से, शिक्षा से, स्मृति से, सामाजिक नीतियों से, आपका सभी से हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास किस प्रकार से होता है? बच्चों के विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है, गलत है दोस्तों। व्यवस्थित, ये आपका गलत है, सॉरी दोस्तों, गलत नहीं है, वो आपका सही है जो हम काट रहे हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है, ये सही है आपका। बच्चों का विकास किस प्रकार होता है, यही सही है दोस्तों। अव्यवस्थित तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब पूरे विश्व के सभी बच्चे एक समान, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। केवल विद्यालय, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। छोटे बच्चों में समाजीकरण डैश प्राथमिक कारक संस्था और डैश हो सकता है दोस्तों। छोटे बच्चे के समाजीकरण में परिवार प्राथमिक कारक और संस्था, मतलब दोस्तों पुस्तकालय आपका दूसरा कारक हो सकता है दोस्तों, परिवार और पुस्तकालय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं दोस्तों? संवेदिक ज्ञामक अवस्था। किसमें? संवेदिक ज्ञामक मतलब सेंसरी मोटर्स आजकल में दोस्तों। फिर से देखिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदिक ज्ञानात्मक अवस्था में दोस्तों। चलिए हम लोग, सॉरी दोस्तों, गलत बता रहे थे दोस्तों, थोड़ा ध्यान दूसरी जगह गलत हो गया दोस्तों। देखिए, ये समझ क्या, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अधिकांश बच्चे जिस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं, उसे मूर्त संख्यात्मक अवस्था कहते हैं। क्योंकि ये 7 से 11 वर्ष के एज में होता है दोस्तों। इसमें कहाँ से होगा? ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा होगा दोस्तों। जिन पियाजे के सिद्धांत चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप से जाना जाता है दोस्तों? स्कीमा के द्वारा। जिन पियाजे के सिद्धांतों में चिंतन की बुनियादी निर्मितियाँ किस रूप से जाना जाता है? स्कीमा के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग जानते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देते हैं दोस्तों। तो देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक आकार देता है। कैसा देता है? सामाजिक और सांस्कृतिक दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया जाता है दोस्तों? तो भाषा पर। लेव वाइगोत्स्की किस पर बल दिए थे? भाषा पर दोस्तों।
इसलिए नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग आपका किए थे जीन पियाजे, मतलब क्या बोले, नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था जीन पियाजे का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए दोस्तों? लचीला होना चाहिए, सुमन मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए दोस्तों। देखिए अंग्रेजी में फ्लेक्सिबल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचनात्मक प्रयोग क्यों की जाती है? देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? कौशल के विस्तृत श्रृंखला को मापन तो कभी कर ही नहीं सकते। प्रत्येक रूप से पश्चात संस्कृति के भाव को ग्रसित करना, सही बात है दोस्तों। पश्चात मतलब प्राचीन संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित होना दोस्तों। बुद्धि लब्धि IQ का मतलब यही हुआ दोस्तों, आलोचना इसलिए की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कथन अभिकथन है, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया को सूझ रहा है तो अध्यापक को उससे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। आपका हो जाएगा। आपका कारण देखिए दोस्तों, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होगा जब अध्यापक विद्यार्थी की सफलता की कम से कम अपेक्षा करता दोस्तों। तो आपका ये सही था दोस्तों, लेकिन आर आपका गलत है दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेंडर डैश निर्मित और जबकि लिंग जेंडर सामाजिक और जैविक निर्मित है दोस्तों। कैसी है? जेंडर सामाजिक और जैविक निर्मित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को सभी के लिए अधिगम सहज और सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? तो उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए दोस्तों। मतलब क्या बोला कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज और सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं साथियों। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों अंकों का व्यापकता पता करना, गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना दोस्तों, सही बात है दोस्तों। आंकलन असेसमेंट तो मतलब यही हुआ दोस्तों। ग्रेड तो देना ही ना दोस्तों, ये सब निगेटिव वर्ड है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है दोस्तों? प्रश्न को तुरंत उत्तर देने के लिए करना, ये गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों को विमर्श मतलब सोचने के लिए समय देना दोस्तों, आपका ये सही है। बंद वाले प्रश्न ये भी गलत है। विद्यार्थियों को परस्पर अंतक्रिया, ये भी गलत है। निरुत्साहित तो कभी करना ही नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज का वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं दोस्तों। आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है दोस्तों। आप भाई बहन से यही गुजारिश है, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए दोस्तों, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।